नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और मेरे साथ है मेरे खास मेहमान शारदा ओनिश त्रिपाठी। ओनिश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विशाल। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा बहुत सीरियस है। पहली बात, लद्दाख जो इतना पीसफुल स्टेट हुआ करता था वो इतना वायलेंट कैसे हो गया। और दूसरी बात, सोनम वांगचुक जो एक नेशनल हीरो थे वो ट्रेटर कैसे हो गए। विशाल, जो कुछ भी लद्दाख में पिछले दिनों हुआ, खास करके 24 सितंबर को, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा और भारतीय लोकतंत्र के लिए काफी गंभीर विषय है। जो कुछ भी लद्दाख में हुआ, लद्दाख सदैव एक पीसफुल लैंड रहा है, जिसकी कल्चरल और इन्वायरमेंटल वो एसेट है, कल्चरल और इन्वायरमेंटल भारत का। उस वहां पे ऐसा वायलेंस हो जाना पॉलिटिकल किसी मांग को लेकर, यह भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक फेलियर की तरह है। और जो ये हुआ वो एक पॉलिटिकल मिसट्रस्ट और डेमोक्रेटिक गैप के नाते हुआ। मुझे लगता है दिल्ली ने जो अविश्वास पैदा किया लद्दाख के लोगों में, और जो एक तरह का लोकतांत्रिक रिक्तियां वहां पे उभरी हैं पिछले दिनों 2019 में, जब से जम्मू कश्मीर का वो एक्ट आया और जब से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद जिस तरह का ये एक तरह का मिसट्रस्ट और लोकतांत्रिक रिक्तियां जो उत्पन्न हुई हैं, उसका उसका प्रतिफल था जो मुझे हम लोगों को 24 तारीख को लद्दाख में देखने को मिला। ओनिश, एक बात और है कि हम देखते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होता है तुरंत पाकिस्तान कनेक्शन निकाल दिया जाता है। तो सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, बिल्कुल सब, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि वो क्यों गए थे। एक यूएन के कार्यक्रम के लिए गए थे जो क्लाइमेट चेंज पर था। और बिल्कुल फिर वही बात कि समुद्र तैर के तो गए नहीं होंगे, बाकायदा एयरपोर्ट पर गए होंगे, इमिग्रेशन के रूल्स के थ्रू गए होंगे, फ्लाइट पकड़ा होगा और गए होंगे। तो और हमने देखा है कि कुछ ऐसे भी नेता लोग हैं जो अनइनवाइटेड पहुंच गए वहां पे बिरयानी खाने, तो उनको देशद्रोही नहीं बोला गया। हमने ये भी देखा है कि पास्ट में आप देखेंगे तो बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, सुषमा स्वराज हो गई। अब जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो सब किसी ना किसी टाइम पे पाकिस्तान गए हुए हैं, अपनी बात भी रखी है। लेकिन जो देशद्रोही का तमगा अभी लगना स्टार्ट हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है या सोनम वांगचुक के इंटेंशन सही में कुछ इल इंटेंशंस थे। जैसा हमने देखा कि डीजीपी, वहां के लद्दाख के डीजीपी ने भी बोला है कि हम उनका पाकिस्तान कनेक्शन चेक कर रहे हैं। एक दौर था जब भारत के कई नेता, कई अभिनेता और कई कलाकार आसानी से पाकिस्तान आ जा सकते थे। बीच में परिस्थितियां बदली, अब पाकिस्तान लोग नहीं जाते हैं, या पाकिस्तान के साथ ऐसे हमारे संबंध नहीं है, तो हम प्रेफर नहीं करते हैं जाना वहां पे। लेकिन विशाल, जब भी हमारे पुराने नेता गए, लाल कृष्ण आडवाणी गए, अटल बिहारी वाजपेयी गए, उनके साथ तब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा गए, एक पूरी बस चली जो पाकिस्तान तक गए। हमने कभी किसी को नहीं कहा, स्वयं नरेंद्र मोदी गए, हमने कभी किसी को नहीं कहा, उस दौर में कभी किसी ने नहीं कहा कि आप पाकिस्तान जाने के नाते आप देशद्रोही हो गए जी। लेकिन अब क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उस समय इतने टॉलरेंट थी जी कि किसी के अगर आप कोई आपके विरोध में है तो उसके लिए कारण नहीं खोजे जाते थे कि आपको कैसे हम डिस्क्रेडिट करें, डिफेम करें। लेकिन अभी की जो भारतीय राजनीति है और जो भारतीय सामाजिक परिदृश्य है, उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही आप स्टेट के अगेंस्ट खड़े होते हैं, चाहे भले ही वो आप अपनी मौलिक अधिकार के लिए खड़े हों, आपको कहीं ना कहीं किसी टैग के साथ डिस्क्रेडिट और डिस्फ्रेम किया जाएगा। आपके पाकिस्तान कनेक्शन ढूंढ लिए जाएंगे, आपके चाइना से पर्सनल और प्राइवेट मीटिंग्स ढूंढ ली जाएंगी, जो कि पहले ऐसा नहीं था। जी। हो सके सोनम वांगचुक के कार्यक्रम के लिए गए हों, उनको इनवाइटेड कॉल था, जा सकते थे हम, उतना हमारे संबंध अच्छे थे, वो गए वहां पे। इट वॉज इन द परव्यू ऑफ द स्टेट दैट ही वेंट देयर। जी। बट अब उसको निकाल के ये मान लेना कि वो पाकिस्तान फंडेड है या चाइना फंडेड है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस सरकार के साथ 2014 के बाद इस सरकार के साथ ये चीज बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगा कि अगर स्टूडेंट विरोध करते हैं तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बना दिया जाता है, अगर किसान विरोध करते हैं तो उन्हें खालिस्तानी बता दिया जाता है। कोई भी कहीं किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किसी भी पॉकेट ऑफ इंडिया में अगर कहीं भी स्टेट के खिलाफ या कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसे डिस्क्रेडिट करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार कर दिया गया है, जिसमें वो आपको कहीं ना कहीं किसी और बाहरी सोर्सेज से लिंक करके आपके ऑथेंटिसिटी को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं और आपके आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। और ये दर्शाता है कि किस प्रकार ये राज्य भयभीत है। जी। ये राज्य का डर है एक प्रकार से कि आपके राज्य में आप एक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण जो है कि प्रोटेस्ट भी नहीं किसी को अलाउ करना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू सी एनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू।
जी बट ऐसा भारतीय राज्य ऐसा नहीं था। देयर वॉज एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस जहां पे लोग एक राजनीतिक पार्टियों का, सरकारों का खुल के विरोध करते थे, उसका स्वागत किया जाता था। जी लेकिन जब से हम नए नव भारत की कल्पना कर रहे हैं, स्वर्णिम भारत की और इसकी कल्पना कर रहे हैं, वो जो नया भारत है, उस नए भारत में विरोध का कोई स्थान नहीं छोड़ा जा रहा है। वो चेक किया जा रहा है कि जहां जहां पे भी विरोध का स्थान हो, उसे वैक्यूम क्लीन कर दिया जाए, जी ताकि स्टेट के अगेंस्ट कोई खड़ा ना हो। और मुझे भी लगता है कि अगर भारत में सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को ये कहा जा सकता है कि आप पाकिस्तान फंडेड हैं, चाइना सपोर्टेड हैं, ये हर आम नागरिक के लिए खतरा है। जी कल को हमको, आपको और किसी और व्यक्ति को भी ये कहा जा सकता है कि हम कहीं आउटसोर्सेस पे फंडेड हैं, अगर हम स्टेट के खिलाफ खड़े होते हैं तो ये बहुत चिंताजनक विषय है और हर भारतीय के लिए खतरा है। जी अनिश, हमने ये भी देखा है कि लद्दाख हमारा एक बॉर्डरिंग स्टेट है जो चाइना से, जिसका बॉर्डर भी मैच होता है। और हमने देखा है कि लद्दाख के लोग एक बहुत ही हाई स्पिरिटेड मतलब लोग हैं, जिन्होंने हमेशा चाइना को कन्फ्रंट किया है, कभी ऐसा पीछे नहीं हटे हैं। और मैं कुछ एपिसोड्स देख रहा था, मैंने देखा कि यहाँ तक कि गोदी मीडिया पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं, जो प्रो गवर्नमेंट लोग हैं, उन्होंने भी यहाँ तक कहा है कि ये बहुत ही गलत मूव है। मतलब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके, वो भी ऐसे एनएसए लगा के, और आप उनको रातों रात जोधपुर भेज दे रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि गोदी मीडिया के एक्सपर्ट भी समझ जा रहे हैं इस बात को, लेकिन गवर्नमेंट इतनी अड़ी हुई है कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे के रीजन को आप कैसे देखते हैं? विशाल, ये सरकार शुरू से ही आंदोलन विरोधी रही है। जी जो जो जिस व्यक्ति ने भी या जिस संगठन ने भी, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो कोई और सामाजिक कार्यकर्ता हो, जिस 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 व्यक्ति या समूह ने इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट भी अपनाया, पीसफुल प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाया, सरकार इसको अपनी छवि पे एक तरह का मार्क की तरह, ब्लॉट की तरह देखती है। उन्हें लगता है ये हमारी छवि पर धक्का है और उसको हम जितना ब्रूटली सप्रेस कर पाए, जी उतना ब्रूटली उसको सप्रेस करें। उन्हें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि लद्दाख जैसा पीसफुल स्टेट, जो कि एक बॉर्डरिंग स्टेट है, आप देखिए कि उनकी मांग को किस तरह डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। उनकी मांग क्या क्या थी? 6 शेड्यूल में उनका संरक्षण, स्टेटहुड फॉर लद्दाख, हाँ एक जो है कि उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए एक और लोकसभा सीट, मतलब 2 लोकसभा सीट उनकी हो जाए, और चौथी मांग थी कि जो लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके तहत उनकी नियुक्तियां शुरू हो जाएं, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाए। ये चारों जो समस्या, ये जो चारों मांग है, काफी फंडामेंटल मांग है किसी भी स्टेट के लिए। जी आप देखिए कि 2019 के बाद, जब से जम्मू कश्मीर में 370 हटा है और लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया है, तब से आज तक वहां गेस्टेड ऑफिसर के गेस्टेड पोस्ट पे कोई नियुक्ति ही नहीं हुई। जी तो ये कितना गंभीर है किसी राज्य के संचालन के लिए, जहां वहां पे रोजगार के अवसर कम हो जा रहे हैं, और जो है कि जो युवा है उनके पास रोजगार सीमित, या उनको रोजगार के अवसर दिख ही नहीं रहे हैं। फ्यूचर उनको अपना फ्यूचर उस राज्य में दिख ही नहीं रहा है कि हम यहाँ पे कुछ हमारा फ्यूचर भी हो सकता है। आप लाते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वहां पे चारागाहों की जो समस्या है, चारागाहों में आप चाहते हैं कि सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहां पे लाना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनका जो कल्चरल एस्पेक्ट है, उसको कहीं ना कहीं लाभ नहीं होगा, उससे उनकी हानि होगी। जी और अपने कल्चर, लैंड और लैंग्वेज को बचाने के लिए जो एक मुहिम खड़ी की थी सोनम वांगचुक ने, जी उसको कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग लद्दाख के प्रभावित थे और उनके साथ थे। लेकिन चूंकि सरकार को इससे खतरा था, और कहीं ना कहीं सरकार ये जान रही थी कि सोनम वांगचुक को जितना एक्सेप्टेंस मिलेगा, वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ही माहौल बनेगा, इसलिए सरकार ने उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एनएसए जैसा कानून उनके ऊपर लगाया। क्या मैं बताऊं, ये एक ड्रैकोनियन लॉ है किसी के खिलाफ लगा देना, इट इज नॉट द नॉर्मल लॉ, और उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई करना ये गंभीर है, और ये हर एक भारतीय नागरिक के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इफ स्टेट्स फाउंड दैट वी एंड यू आर अगेंस्ट द स्टेट, वो सबके ऊपर ही लगाएंगे। इसका उदाहरण हमने जो है कि यहाँ यूपी में देखा। यूपी में सिद्दीक कप्पन थे, वो केरल से आए थे हाथरस मामले पे कवरिंग करने के लिए, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया। कफील खान के ऊपर एनएसए लगा दिया जी। अब ये कितना गंभीर है कि 120 मामले यूपी में हैं, जिसमें 94 में हाई कोर्ट इंटरवेन करता है और उनको क्वेश करता है।
अनिश, लेट्स सपोज कि आप, अगर ये सोनम वांगचुक को नहीं छोड़ा जाता है और वो जेल में ही रहते हैं, जैसा हमने देखा है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को, अभी उमर खालिद और ऐसे काफिल खान, आपने बहुत एग्जांपल्स दिया, हमने देखा कि बहुत लोगों को ये लोग जेल में डाल के छोड़ देते हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, लीगल प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होता है, वो जेल में पड़े रहते हैं और ना बताया जाता है, ना कोर्ट से कुछ उनको मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि लद्दाख के लोग इसको भूल जाएंगे, या बीजेपी की ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है और बैकफायर कर सकता है उनके लिए? विशाल, जहां तक बात रही स्टेट की कि सोनम वांगचुक को जेल में रखने के, एनएसए के तहत जेल में रखने का, तो मैं मानता हूँ स्टेट, इंडियन स्टेट इस समय जो, वो इस चीज को इतना ब्रूटली सप्रेस करना चाहता है इस मूवमेंट को, कि वो एनएसए लगाने के बाद वो इस तैयारी में होंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा समय तक सोनम वांगचुक को जेल में रखें, उनको लद्दाख से दूर रखें, ताकि लद्दाख के लोगों में और सोनम वांगचुक में जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया जा सके। जो सोनम वांगचुक की टीम है और जो लद्दाख की आम जनता है, उनके बीच वो कम्युनिकेशन ब्रेक करके, और जो एक तरह का मूवमेंट शुरू हुआ है लद्दाख की मूलभूत मांगों को लेके, उसको कहीं ना कहीं सप्रेस किया जाए। पर मुझे नहीं लगता कि लद्दाख की वो जनता जो है वो इसके लिए तैयार होगी। और अंडर द प्रेशर ऑफ दिस मोमेंट, जो लोग, जो लद्दाख के लोग हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सरकार को झुकना पड़ेगा। पर वो भी भविष्य के गर्भ में है। मुझे नहीं लगता कि सरकार इतना इजिली लोगों की मांग पे जो है कि इतना थोड़ा भी बिट डाउन करने की कोशिश करेगी। जी। तो ये इट इज, और मैं इस मामले में थोड़ा सा कभी बहुत निराश होता हूँ कोर्ट को लेके भी। कई ऐसे मामलों में कोर्ट भी अपने आप को बचाता हुआ दिखता है कि आप कोई 4-4, 5-5 साल से, आप उमर खालिद को देख लीजिए, 5 साल से जेल में एक व्यक्ति, आजाद भारत में कोई व्यक्ति 5 साल से जेल में पड़ा हुआ है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना स्टेट की, ना जुडिशरी की। तो जी। ये थोड़ा गंभीर हो जाता है। तो इस परिवेश में हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या सोनम वांगचुक को जल्दी छोड़ने का प्रयास होगा, या प्रेशर पॉलिटिक्स या प्रेशर ग्रुप जो लद्दाख के हैं वो सोनम वांगचुक के केस में काम करेगा या नहीं। मुझे लगता है कि जो रिजिडिटी है स्टेट में, कि किसी भी अपने असहमति की आवाज को दबाने की, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर नॉर्मल केस होता, तो अगर आपको फ्रॉड दिख रहा था सोनम वांगचुक के ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ये ईडी का मसला था। इट कुड हैव बीन लाइक ईडी वुड हैव इन्वेस्टिगेटेड द केस और वो उसमें जो है कि अपनी कार्रवाई करते। बट एनएसए लगा देना और किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो सोशली इतना रेपुटेटेड हो, जिसने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इतना काम किया हो, तो आप कहीं ना कहीं इस मूव को लेने में भी एक कहीं ना कहीं एक काफी विचार करना पड़ा होगा उनको। तो स्टेट भी इसके लिए तैयार होगा कि हमें आगे कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार इस मूड में होगी कि वो सोनम वांगचुक को छोड़े, जल्दी छोड़े, क्योंकि सोनम वांगचुक अगर अपने लोगों के बीच जाएंगे तो वो मांग फिर से उठेगी, जी। जिस मांग को 6 वर्षों से भाजपा और केंद्र सरकार दरकिनार करते आए हैं। जी। जी। अनिश, लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन है कि मैंने देखा इंटरनेट पे अनिश की सोनम वांगचुक को काफी सपोर्ट भी मिल रहा है, लोग आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक करके ऐसा ट्वीट भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक। लेकिन फिर ये हिंदी पट्टी आता है अनिश, और हिंदी पट्टी में मैं बोलना चाहता हूँ यूपी, बिहार, एमपी, 3 राज्य ऐसे, यहाँ के लोगों को ऐसा कौन सा चूरन पिला दिया गया है कि ये कभी भी सरकार के अगेंस्ट जाते नहीं है। इन्होंने इतना आंख मूंद लिया है कि सरकार जो कहती है उसको ही ये मान लेते हैं। ये ऐसा कैसे हो गया कि सोनम वांगचुक को पूरा साउथ इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट कर रहा है, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी हमने देखा उधर प्रोटेस्ट हो रहा है, उधर से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, राजस्थान से भी यहाँ तक देखा मैंने काफी सपोर्ट मिला। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि यूपी, एमपी और बिहार, मोस्टली लेट्स टॉक अबाउट यूपी एंड एमपी, यहाँ की यूथ ऐसा आंखों पे पट्टी बांध के बैठी है कि उनको लगता है कि सरकार जो बोल रही है एकदम सच बोल रही है और सरकार के अलावा सब झूठे और देशद्रोही हैं? विशाल, इसके पीछे 2 कारण है। हिंदी पट्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं, यूपी, एमपी और बिहार में, जहां पे ज्यादातर पॉपुलेशन इंडिया की बस्ती है, वहां पे मैं इसको 2 तरह से आपको मैं देख रहा हूं कि जो एक यूथ है, यूथ रोजगार के लिए परेशान है। उनकी सबसे बड़ी समस्या इस समय हो गई है कि रोजगार को, वो किसी तरह नौकरी में आए, उनको एक रोजगार मिले उनको, और वो अपना परिवार और अपने जो पीछे उनकी जिम्मेदारियां उसका निर्वहन कर पाए। दूसरा, जो एक एज है, जो एक एज ग्रुप है जो नौकरी में है या रिटायर हो चुका है, उसके ऊपर मुझे याद आता है कि नाजी जर्मनी में जो उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि मीडिया इज नॉट अ स्मॉल वेपन, गिव मी इट इन माय हैंड, आई विल कन्वर्ट एनी सोसाइटी इनटू हर्ड ऑफ पिग्स।
आप मीडिया कोई सामान्य शक्ति नहीं है। आप मीडिया मेरे हाथों में दीजिए और मैं किसी भी समाज को शुकरों के झुंड में बदल दूंगा। तो मुझे लगता है कि जो ये हिंदी पट्टी में जो मीडिया का प्रभाव है, असली गोदी मीडिया का प्रभाव आपको हिंदी पट्टी में देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे कैसे नैरेटिव गढ़े जाते हैं, और जो यहाँ के नॉट ओनली मीडिया न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, इवन द प्रिंट मीडिया, उनकी स्थिति ये है कि वो प्रो गवर्नमेंट, एकदम प्रो गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। उनके एडवर्टीजमेंट्स के, उनको एडवर्टीजमेंट का लालच हो या किसी पद प्रतिष्ठा का लालच हो, जो कुछ भी हो, उन्होंने एक हिंदी पट्टी में इस तरह का कवर, एक फॉग पैदा कर दिया है कि उस फॉग के उस पार उनको स्टेट धुंधला दिखता है। उस पार जो कुछ भी हो रहा है उन्हें लगता है कि सरकार अच्छा कर रही है, क्योंकि वो दिन रात दे आर लाइक इन्फीडेड विद दैट। उनको एक सोने के चम्मच से वही चीजें पिलाई जा रही हैं जो कि सरकार के प्रो गवर्नमेंट है। उनके पास वो खबर पहुंच ही नहीं पा रही है जो सरकार विरोधी है, जो सरकार के खिलाफ, जो सरकार के गलत स्टैंड हैं, जो सरकार जहां पे गलत कर रही है, एक्चुअली में वो उनके तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और पिछले 10 सालों में मैं बताऊं कि यहाँ पे मैं कई लोगों से बात करता हूं जो कई एज ग्रुप के हैं, बीइंग इन द फील्ड, उनके पास वो एक तरह का लगता है कवरिंग है उनके सामने, और वो कवरिंग, वो मीडिया जो हमारे आसपास एक कवर कर दिया, एक कवच कर दिया है, वो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। और शायद उनके पास कोई साधन भी नहीं हो उनको उसको ब्रेक करने का। एक अल्टरनेट मीडिया है जिसके ऊपर कुछ लोग अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन सबके पास वो वहां तक पहुंच नहीं है। वो 7 बजे गोल्डन स्टैंडर्ड वाली पत्रकारिता, सबसे तेज सटीक खबरें देखते हैं जिनके ऊपर उनको विश्वास है, और वो सिर्फ उन्हें भ्रमित कर रहा है। द मीडिया इज टोटली इल्यूजिंग द पीपल ऑफ इंडिया, एंड खास करके हिंदी पट्टी में, जहां पे हिंदी मीडिया का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इस वजह से किसी भी प्रोटेस्ट में देखेंगे तो इन हिंदी पट्टी के युवाओं के साथ समस्या रोजगार की है कि उन्हें रोजगार, इन हिंदी पट्टी में रोजगार के अवसर कम है। बच्चे, आप देखिए ना, किसी परीक्षा में 1000 पद पे 10 लाख फॉर्म। बिल्कुल। तो उस युवा के पास मौका है कि वो लद्दाख तक देख पाए। आज जो है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में गति आई थी पीजीटी टीजीटी परीक्षा की, शायद 15 अक्टूबर को इसका सारा एग्जाम डेट था। आज वो एग्जाम डेट फिर से जो है पोस्टपोन कर दिया गया है 2022 की वर्ष। तो आप अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ जो बैठा, जो 10x10 के दड़बों में बैठे हुए युवा हैं, जो अपना गांव छोड़कर आए हैं कि मुझे मास्टर बनना है, मुझे अधिकारी बनना है, वो लद्दाख कैसे देख पाएंगे? और जो दूसरा वर्ग है वो एक मीडिया के कवर में जी रहा है, जिसके पास उस शील्ड को ब्रेक करने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई एक मूवमेंट होता है जो खास करके इस हिंदी पट्टी से इतर हो, लद्दाख में हो, तमिलनाडु में हो, मणिपुर में हो, तो आप देखेंगे कि चूंकि हिंदी पट्टी के लोग या तो इससे अलग रहेंगे या तो गवर्नमेंट के साथ हो जाएंगे, प्रो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा। बिल्कुल। मणिपुर पर भी ऐसे ही लोगों का रिएक्शन देखे होंगे। बिल्कुल। आप फार्मर्स प्रोटेस्ट देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, शाहीन बाग देख लीजिए, मतलब कि ये जो सरकार बोलेगी उसके पीछे एकदम हर्ट की तरह बोलते हैं ना, जो एकदम झुंड की तरह चलते हैं। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हम उस दौर में हैं जहां हर व्यक्ति को एक चीज, एक जिसके अंदर एक फीलिंग होती है कि हमें सामाजिक स्वीकार्यता चाहिए, सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए। तो उसके लिए आपको सोशल इश्यूज के बारे में जानना हो, आप गलत जाने या सही जाने। ज्यादातर लोगों के पास जो सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनके बारे में जानने का साधन मीडिया है। मीडिया चूंकि बायस्ड है, इसलिए उनके पास बायस्ड न्यूज है। तो वो लोग कहीं ना कहीं डिस्कोर्स में तो हैं, पॉलिटिकल और सोशल डिस्कोर्स में तो हैं, लेकिन उनके जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बायस्ड है। इस कारण उनका जो उनका एफिलिएशन है बायस्ड है, और वो कहीं ना कहीं प्रो गवर्नमेंट है। तो मैं ये नहीं मानता कि ये लोग जो वर्ग है जो मीडिया के साथ खड़ा है या प्रो गवर्नमेंट खड़ा है, एक्चुअली में दे आर नॉट गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है, मुझे हर भारतीय के विचारों पर और उसके नैतिकता पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन अगर उनके पास चयन करने के लिए सही इंफॉर्मेशन हो तो, जो कि मीडिया उनके तक आने नहीं दे रहा है, और जिसका प्रतिफल यह है कि वह प्रो गवर्नमेंट हमेशा दिखते हैं, कि क्योंकि मीडिया उनको वही चेहरा दिखा। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली है। और हिंदी पट्टी के लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एनी मोर देयर। बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद अवनीश। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।
थैंक यू विशाल।